नमस्कार, मैं संतोष सर सर्कलॉजी चैनल पर सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सीटेट की श्रृंखला लेकर हम आए हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पार्ट 4 देखेंगे। 3 पार्ट में काफ़ी कुछ कवर किया गया है। आज बच्चों का पेपर हुआ है, कुछ लोगों से बात हुई है तो बता रहे थे सर पूरा का पूरा जो है आपका जो 4 पेज का पढ़ाए थे दिए थे उसी में से फंस गया है। आगे भी जो भी परीक्षाएं होंगी यहीं से आपको मिल जाएगा। साथ ही में क्रमबद्ध रूप से जो भी बच्चे हैं उनको व्यवस्थित तरीके से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से पढ़िए जो है। और मेरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो है समाप्त कर दिया जाए सीटेट का। उसके बाद फिर हम लोग जो है टेट उठाएँगे, फिर सुपर टेट उठाएँगे। तो उसी क्रम में बढ़ते हुए आज हम लोग जो है 5-7 टॉपिक को कवर करते हैं। इसमें हम देखेंगे यहाँ से एक प्रश्न आप लोग को सीटेट में बहुत आसानी से मिलेंगे। तो पहला हम देखेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। फिर आकलन देखेंगे, संज्ञान एवं संवेद क्या होता है, भाषा कौशल क्या होता है, भाषा अधिगम एवं वर्जन क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है, लैंगिक पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्धता क्या होती है। फिर एक देखेंगे भाषा विकास का सिद्धांत। ठीक है, नॉम चोम्स्की का है। ठीक, सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न आता है। तो हम देखते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। देखिए, जो मूल्यांकन बच्चों का होता है पढ़ाई के साथ साथ होता रहता है, तो वह क्या होता है, वह निरंतर चलता रहता है। और जो है उसका एक व्यापक दृष्टिकोण होता है जिसमें शैक्षिक गैर शैक्षिक यह दोनों होता है। ठीक है, यह क्या होता है, शैक्षिक भी होता है, शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक दोनों होता है। शिक्षा के साथ अन्य गतिविधियां चलती रहती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई ही होता रहता है, पढ़ाई के साथ बहुत सी गतिविधियां चलती रहती हैं जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। तो इसमें शैक्षिक होता है और शिक्षा के अलावा जो भी साथ में सहभागी क्रियाएं चलती होती हैं उनका भी मूल्यांकन होता है। तो शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक दोनों होता है। और यह विद्यालय आधारित आकलन होता है। ठीक है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है। ठीक है, विद्यालय आधारित आकलन होता है। किस पे आधारित होता है, विद्यालय आधारित आकलन होता है। ठीक है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है। किसके द्वारा किया जाता है, विद्यालय के द्वारा इनका जो है निरंतर और व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। तो एक प्रश्न यहाँ से अगर आता है तो समझ जाइएगा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ही है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी राइट टू एजुकेशन। ठीक है, 2009 में। ठीक है, राइट टू एजुकेशन जो पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू है। कब से लागू है, 1 अप्रैल 2010 से लागू है। यहीं से जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत हुई थी। ठीक, जिससे बच्चों की समस्त गतिविधियों का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, एक होता है मापन। मापन क्या होता है, उसमें अंक की गणना की जाती है। और एक होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्या होता है, बच्चे के गुणात्मक, ठीक है, चीज़ों का पता चलता है। तो मापन या मूल्यांकन, मापन एवं मूल्यांकन या नहीं, मापन अलग चीज़ हो गया और मूल्यांकन क्या होता है, अलग चीज़ होता है। तो याद रखिएगा, अगर मूल्यांकन से प्रश्न आता है तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, बस इसको याद रखिएगा। ये स्कूल आधारित होता है। इसके अलावा अब इस पर हम चर्चा करेंगे। ये आपका टेट में बहुत पूछता है। RT राइट टू एजुकेशन 1 अप्रैल 2010 से प्रारंभ किया गया था। तो इसी में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था की गई थी। ठीक, अब आगे देखते हैं, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। आकलन क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो यह आकलन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग अर्थात शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अर्थात कक्षा कक्ष में। ठीक है, अगर फार है, असेसमेंट फॉर लर्निंग कब होता है, यहाँ से देखिए आपका सीधे सीधे प्रश्न मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, बारीकी याद रखिएगा।
तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अर्थात जब टीचर जो है बच्चों को पढ़ाते हैं कक्षा कक्ष में, ठीक है, तो उसी समय जो है वह मूल्यांकन करते जाते हैं। तो इस मूल्यांकन को हम क्या कहते हैं? असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। और एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये फॉर लर्निंग हो गया, ये ऑफ लर्निंग हो गया। शिक्षण समाप्त होने के पश्चात, जब शिक्षण क्या होता है, टीचिंग समाप्त हो जाती है, तो यह अंतिम में किया जाता है। जब शिक्षण समाप्त हो जाता है, जैसे जो है परीक्षाएं वार्षिक होती हैं, ठीक, और भी बहुत सी गतिविधियां होती हैं जिसके आधार पर हम उनका क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो ऑफ है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो शिक्षण समाप्त होने के पश्चात किया जाता है। फिर अगला क्या, असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है? इसमें बच्चों को इस स्तर तक तैयार किया जाता है कि वह अपना मूल्यांकन स्वयं कर सके, कि वह कहाँ की दिशा में जा रहे हैं। इसमें बच्चा अपना मूल्यांकन खुद करता है या साथी से करवाता है या अपने मित्र सहपाठी से कराता है। इतना तैयार करा दिया जाता है कि अपना मूल्यांकन कर सके, अपने साथी से करवा सके या अपने साथी का मूल्यांकन कर सके। तो तीनों याद रखिएगा भी, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग कक्षा कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, असेसमेंट ऑफ लर्निंग शिक्षण समाप्त होने के पश्चात, असेसमेंट एज लर्निंग इसमें बच्चा अपना मूल्यांकन खुद करता है या साथी से करवाता है या साथी का मूल्यांकन करता है। तो ये हो गया आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यहाँ से एक प्रश्न आपका जो है जरूर आता है, मूल्यांकन से सीटेट में एक प्रश्न आता है, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन याद रखिए, ठीक है। और यह आकलन भी हो गया साथ में। अब हम देखेंगे एक आपके जो टॉपिक में संज्ञान एवं संवेग, एक एक है जो है 5-7 है जो है एक है, तो इसमें भी यहाँ से एक नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संज्ञान एवं संवेग, ठीक है। संज्ञान का मतलब होता है क्या? संज्ञान एवं संवेग, संज्ञान एवं संवेग, ठीक है। यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। किससे जुड़े हुए हैं? ये दोनों एक ही साथ हैं, यह दोनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संज्ञान का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होना, ठीक है। संज्ञान का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होना, ठीक है, या जानना या समझना, ठीक, समझना। संज्ञान मतलब क्या होता है? ज्ञान होना, या हम जान गए या हम समझ गए, ठीक, समझना। और जो संवेग क्या होता है? संवेग होता है इमोशंस, अर्थात भाव में उथल पुथल। भाव में क्या होता है? उथल पुथल, भाव में उथल पुथल, ठीक, भाव में उथल पुथल, ठीक है, उथल पुथल। और एक जो है मनोवैज्ञानिक थे वुडवर्थ का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। वुडवर्थ ने कहा है संवेग क्या? संवेग व्यक्ति की, ठीक है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ठीक है, उत्तेजित दशा, ठीक। अर्थात जो हमारे भाव में उथल पुथल होता है, नाना प्रकार की जो चीजें उठती हैं, और जो इसका संबंध, संवेग का संबंध मूल प्रवृत्ति से भी होता है। एक 14 मूल प्रवृत्ति बताई थी किसने? मैकडूगल महोदय ने। तो एक एक संवेग जुड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे वहाँ मूल प्रवृत्ति की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जो संज्ञान एवं संवेग की बात हो रही है। तो जब हमारे मन में बहुत से भाव उठते हैं, ठीक है, नाना प्रकार के भाव, सकारात्मक नकारात्मक बहुत प्रकार के भाव उठते हैं, तो हम उन भावों पर क्या करते हैं, ठीक है, उन भावों को गंभीरता पूर्वक संज्ञान करते हैं, समझते हैं। ज्ञान, जानना या समझना, समझते हैं। फिर उसके पश्चात एक निर्णय पर पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? अपने भाव में जो उत्तेजना आती है उसको हम अपने मस्तिष्क संज्ञान द्वारा सोचते हैं, समझते हैं, तब हम कहाँ पहुंचते हैं? भावुक होकर कोई कार्य नहीं करते, एक निर्णय पर पहुंचते हैं, तार्किक निर्णय पर पहुंचते हैं, ठीक है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो संज्ञान का संबंध किससे है?
संवेग से है, इसको याद रखिएगा। और एक चीज महत्वपूर्ण है, एक इसी से संबंधित है, देखिए संज्ञान एवं संवेग एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और एक प्रश्न और पूछता है मानचित्र, ठीक है, एक प्रश्न और पूछता है मानचित्र। मानचित्र क्या होता है भाई? एक मानचित्र का मतलब क्या होता है? मानचित्र का मतलब होता है कुछ संप्रत्यय या चित्र मस्तिष्क में बनना। कुछ संप्रत्यय या चित्र मस्तिष्क में बनना। कहाँ बनना? मस्तिष्क में बनना, ठीक। तो संज्ञान और संवेग एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। और मानचित्रण क्या होता है? मानचित्र क्या होता है? ठीक है, जब हमारे अंदर जो इमोशंस होते हैं, संज्ञान होते हैं, तो कुछ चित्र जो है, कंसेप्ट हमारे मस्तिष्क में बन जाते हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? मानचित्र या मानचित्रण कहते हैं। तब हम कहाँ एक निर्णय पर पहुंच जाते हैं। तो मानचित्र क्या होता है? कुछ कंसेप्ट बन जाते हैं कि ये है, ऐसा होगा, ठीक है, चीजें स्पष्ट हो जाती है, क्लियर हो जाती है, तो उसी को कहते हैं मानचित्र, ठीक। तो यहाँ से एक प्रश्न आता है, अगर संवेग का संबंध किससे होगा? तो संज्ञान से होगा। मानचित्र क्या होता है? तो कुछ संप्रत्यय हमारे मस्तिष्क में बन जाते हैं, उसी को हम कहते हैं मानचित्र। ये हो गया आपका जो है सतत व्यापक मूल्यांकन, आकलन, संज्ञान एवं संवेग। अब आगे हम देखते हैं भाषा कौशल, ठीक है, लैंग्वेज स्किल्स। देखिए छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक एक नंबर देके जाएंगे आपको। कितने नंबर देके जाएंगे? एक एक नंबर देके जाएंगे, क्योंकि आपके C-TET के सिलेबस में है, ठीक है। भाषा कौशल ध्यान से पढ़ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान है, बस चीजें पता नहीं रहती है, बस इसलिए कठिन होती है। अगर चीजें पता हो जाए व्यवस्थित तरीके से तो 30 में 30 पा सकते हैं, ठीक है। और हमारे जो पढ़ाए हुए कम से कम जो है हजारों बच्चे जो है सर्विस पा चुके हैं, ठीक। और यह कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है हम लोग का कॉन्फिडेंस। टीचर का कॉन्फिडेंस कौन बढ़ा देता है? इसी से बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि भाई ये पढ़ लीजिए, आप सफल हो जाएंगे। यही कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। आप लोगों की सफलता ही हमारे कॉन्फिडेंस को क्या करती है? बढ़ा देती है। तो भाषा कौशल ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है अभिव्यक्त्यात्मक कौशल और दूसरा क्या होता है? ग्रहणात्मक कौशल। अभिव्यक्त्यात्मक कौशल, ठीक है, अभिव्यक्त करते हैं अपने जो है विचारों को, क्या करते हैं? अभिव्यक्त करते हैं। और दूसरा क्या होता है? ग्रहणात्मक कौशल, ठीक है। अर्थात जो है लैंग्वेज के माध्यम से जो चीजें क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो अभिव्यक्ति का भाषा में क्या माध्यम होता है? तो बोलना और लिखना, ठीक है, याद रखिएगा, बोलना और दूसरा क्या हो गया? लिखना, ठीक। भाई बोलते हैं तो हम अपनी भावनाओं को क्या करते हैं? अभिव्यक्त करते हैं किसी के सामने, ठीक है। किसी के सामने कुछ कहना है, बोलना है, अपनी बात रखनी है, तो हम बोलेंगे ना, अभिव्यक्त करेंगे, ठीक। तो इसको हम कहते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल। दूसरा क्या होता है? लिखना, ठीक है, या लिख के अपनी बात कहते हैं। कहीं ऑफिस में जाते हैं तो रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं? ठीक है, प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, या उच्च अधिकारी से रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, या बच्चे जो है अपने शिक्षक से रिक्वेस्ट करते हैं। तो अपनी वाणी को क्या कर रहे हैं? अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो अभिव्यक्तात्मक कौशल में क्या हो गया? बोलना और लिखना। और दूसरा है ग्रहणात्मक कौशल, ठीक है, जो चीजें हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। इसके अंतर्गत क्या हो गया? ठीक है, सुनेंगे ना, सुनना, और दूसरा क्या हो गया? पढ़ना, ठीक है। जब हम कोई बात हमसे कुछ कहता है, ठीक है, तो हम सुनते हैं, तो यह क्या होता है? उसकी भावनाओं को हम क्या करते हैं? उसकी बातों को हम ग्रहण करते हैं। या हम पढ़ते हैं, बहुत सी चीजें हम पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छाई,
ठीक, बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं, अच्छाई पढ़ते हैं जो है, ठीक है, नाना प्रकार के सिद्धांत पढ़ते हैं, तो उसको हम अपने जीवन में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं जो है, ठीक है। तो सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल है, ठीक है, ग्रहण करते हैं। और विवेकात्मक कौशल है बोलना और लिखना, इसको याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये हो गया भाषा कौशल। फिर अगला है भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। देखिए एक एक नंबर का है, ठीक, अब बहुत ही आसान है, बस ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। अगला है जो आपका भाषा अर्जन, ठीक है, भाषा, अगला क्या है, भाषा अर्जन, भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम, ठीक है, भाषा अधिगम। अब देखिए भाषा अर्जन करना, ठीक है, और अधिगम दोनों में थोड़ा सा अंतर है, समझिएगा। दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, भाषा अर्जन, ठीक, भाषा अर्जन, इसकी बात हो रही है। देखिए भाषाएं कभी बदलती नहीं, ठीक है, हमको जो भाषा आती है वह हम अपने जो है अगली पीढ़ी को स्वतः दे देते हैं। अगर मान लीजिए कोई हिंदी बोल रहा है तो हमारा बच्चा हिंदी बोलना सीख ही लेगा, चाहे हम दुनिया के किसी कोने में चले जाएं। ठीक, कोई अवधी बोल रहा है, कोई भोजपुरी बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, तो हम अपने बच्चों को वो भाषा स्वतः हम सिखा देते हैं, स्वतः वह सीख लेता है, उसमें सिखाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं अर्जन, इसमें सिखाने की जरूरत पड़ती नहीं, स्वतः वह सीख लेता है। ठीक है, भले हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, अंग्रेजी माहौल में हैं, लेकिन हम जो है भोजपुरी से आए हैं, हिंदी से आए हैं, हम तमिल से आए हैं, तो वह जो है लैंग्वेज बच्चे को स्वतः जो है वह आ जाता है, अर्जन कर लेता है। तो यह क्या होता है, भाषा अर्जन, यह प्राकृतिक होता है, इसमें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, यह प्राकृतिक होता है। क्या होता है, यह प्राकृतिक होता है। ठीक है, हिंदी या जो तमिल या भोजपुरी सिखाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, यह स्वाभाविक होता है। यह क्या होता है, यह स्वाभाविक होता है, वह सीख ही लेगा, स्वाभाविक होता है। ये चीज याद रखिएगा। और यह क्या होता है, सहज एवं सरल होता है। ठीक है, सहज एवं सरल होता है। ठीक, तो क्या होता है, अर्जन करना जो है क्या होता है, यह स्वतः हो जाता है, प्राकृतिक होता है, स्वाभाविक होता है, और इसको सिखाने में मेहनत नहीं लगती है, सहज और सरल हो जाता है। जो हम बोलते हैं उसी तरह हमारे बच्चे बोलेंगे। अब दूसरी बात है भाषा अधिगम। ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग की बात होती है। तो अब देखिए भाषा सिखाना है, ठीक है, भाषा अर्जन की बात हो गई। अब अगला है भाषा अधिगम। अगर भाषा किसी को सिखाना है, अब मान लीजिए जो हमको हिंदी आता है, ठीक है, अंग्रेजी नहीं आता है, तो उसको सीखने में मेहनत लगेगा कि नहीं। हमको मान लीजिए हिंदी आता है, ठीक, या हमको दुनिया का कोई दूसरा भाषा सीखना, तो सिखाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं। अधिगम भाषा अधिगम सीखने में मेहनत लगेगा कि नहीं, बिल्कुल मेहनत लगेगा। ठीक, तो यह क्या होता है, भाषा अधिगम क्या होता है, इसे सीखने के लिए संसाधनों की जरूरत होती है। ठीक है, इसे अब अंग्रेजी मान लीजिए मुझे सीखना है, तो एक अंग्रेजी टीचर रखना पड़ेगा कि नहीं, संसाधन हम देखेंगे कि नहीं। तो इसे सीखने के लिए संसाधनों की जरूरत पड़ती है, यह स्वाभाविक नहीं होता है। किसकी जरूरत पड़ती है, संसाधनों की जरूरत पड़ती है। इसे सीखने के लिए संसाधनों की जरूरत पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है, और यह जो है जटिल होता है। यह क्या होता है, जटिल होता है। ठीक, ते हो गया आपका जो है, यह क्या होता है, जटिल होता है, कठिन होता है, समय लगेगा, सिखाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, जो बच्चे के साथ प्रयास करना पड़ेगा। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम हो गया।
तो इस पे याद रखिएगा। भाषा अधिगम प्राकृतिक होता है, स्वाभाविक होता है, सहज एवं सरल होता है। भाषा अधिगम क्या होता है? इसे सीखने के लिए संसाधनों की जरूरत पड़ती है और इसे यह जटिल होता है, इसमें मेहनत करना होगा, संसाधन एकत्रित करने होंगे। तो ये हो गया आपका भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। यहाँ से एक प्रश्न आपको मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता, ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती? ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस, वैयक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है? देखिए, जितने भी बच्चे होते हैं कक्षा में, सब जो है व्यक्तिगत रूप से भिन्न होते हैं किन्हीं न किन्हीं कारण से। तो एक शिक्षक को, अगर एक टीचर बनने जा रहे हैं आप लोग, ठीक है, एक शिक्षक के रूप में अपने को स्थापित करना चाहते हैं, तो व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान होना चाहिए। अगर एक व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान नहीं है तो आप एक बेहतरीन शिक्षक नहीं बन सकते। तो व्यक्तिगत विभिन्नता की शुरुआत किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने, ठीक है, फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने कब किया था? 19वीं शताब्दी में। यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो बस याद रखना है कि जो है बच्चों के किस प्रकार की परिस्थितियों का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ से प्रश्न आता है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता का एक शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। और किसने इसकी शुरुआत की थी? तो किसने इसकी शुरुआत की थी? फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने शुरुआत की थी। और जो है इस पे काम किया था, कब शुरुआत की थी? 19वीं शताब्दी में। और 20वीं शताब्दी में बहुत से लोगों ने काम किया था। पियर्सन, ठीक है, टर्मन एवं कैटन महोदय ने काम किया था, ठीक है। टर्मन ने जो बुद्धि लब्धि के आधार पर बच्चों को विभाजित किया, एक कहा कि भिन्नता पाई जाती है। कैटन ने सर्वप्रथम जो पहली बार जो बुद्धि मापन के आधार पर बच्चों का विभाजन किया। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? फ्रांसिस गाल्टन ने। और इनकी एक पुस्तक भी थी, हेरेडिटी जीनियस, ठीक है। फ्रांसिस गाल्टन की एक पुस्तक थी, हेरेडिटी, ठीक है, हेरेडिटी जीनियस, हेरेडिटी जीनियस एक पुस्तक भी थी। तो याद रखिएगा जो है व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता यहाँ से प्रश्न आता है। तो बच्चों में क्या, ठीक है, एक शिक्षक अगर बनना चाहते हैं तो व्यक्तिगत विभिन्नता का उनको ज्ञान होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले, लैंगिक पूर्वाग्रह। हमारे से वीडियो बनना है। एक है, देखिए, लैंगिक पूर्वाग्रह। यहाँ से एक प्रश्न बनता है आपको, लैंगिक पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्धता। इसका शिकार टीचर को नहीं होना चाहिए, रूढ़िबद्धता, ठीक है। अब जो है एक प्रश्न उठता है पढ़ने में जो है, ठीक है, लड़के तेज होते हैं कि लड़कियां तेज होती हैं? ठीक, मैं क्लास में पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी पूछता हूँ तो लड़के हाथ उठा के कहते हैं कि लड़के तेज होते हैं, और लड़कियां कहती हैं कि क्या होते हैं? लड़के तेज होते हैं। ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, दोनों क्या होते हैं? दोनों एक समान होते हैं, ठीक है, दोनों में समानता होती है। क्या होती है? समानता होती है। और कभी कभी हम बोल जाते हैं, ठीक है, लड़कों, कभी कभी हम क्लास में बोल जाते हैं कि लड़कियों की तरह हो क्या, जो है लड़कियों की तरह व्यवहार करते हो क्या, या लड़कियों की तरह चूड़ी पहन लो क्या। तो ये सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। लैंगिक पूर्वाग्रह का शिकार नहीं होना चाहिए, हमको अपनी भाषा पर कंट्रोल रखना चाहिए, ठीक, क्योंकि दोनों जो है समान होते हैं, ठीक है। लड़के और लड़कियों में भेद नहीं करना चाहिए। आधुनिक शिक्षा प्रणाली, प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली यही कहती है, दोनों को हमको समान मानना है और कोई ऐसा वक्तव्य नहीं देना है कि लगे कि भेद हो। लड़कियां ज़्यादा जो है तेज होती हैं, लड़के कमज़ोर होते हैं, लड़के तीव्र होते हैं, लड़कियां कमज़ोर होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। हाँ, दिक्कत ये होती है कि लड़कों को बचपन से स्वच्छंद छोड़ा जाता है तो उनके अंदर थोड़ा संकोच कम रहता है,
और लड़कियों को हर जगह जो है रोका जाता है, टोका जाता है, इसलिए वह दब जाती है। ठीक है, अगर लड़कों के समान लड़कियों को सुविधाएं दी जाए तो अभी जो है किसी मामले में कम नहीं। आज देख ही रहे हैं, हर जगह वो आ रही, हर क्षेत्र में आ रही हैं। तो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचना है और हमको क्या मानना है, दोनों के साथ समानता का व्यवहार करना है, दोनों को एक समान मानना है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपका बन सकता है। एक आगे बढ़ते हैं, भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत, एक देखिए यहाँ से प्रश्न आपका हर जगह आता है। भाषा विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो चोमस्की महोदय का नाम आप लोग बहुत सुने होंगे। ठीक है, नोम चोमस्की, नोम चोमस्की। ठीक है, यह कौन थे? यह जो इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ से प्रश्न आपका सीधे सीधे सीटेट में जो है एक प्रश्न आपको मिल जाता है। एक टेट में भी पूछ लेता है भाषा विकास का सिद्धांत किसका है, और सुपर टेट में भी पूछ लेता है। तो इन्होंने क्या माना है? इन्होंने कहा है कि ठीक है, भाषा विकास के सिद्धांत में इन्होंने कहा है भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, अब भाषा हमको सीखना है, जैसे मान लीजिए हम हिंदी भाषी है या अंग्रेजी भाषी है, तो स्वतः जो है जन्मजात हम सीखते हैं। ठीक, और हम इन्होंने क्या कहा, तो इसको याद रखिएगा, भाषा सीखने की, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। भाषा इन्होंने क्या माना, भाषा हम स्वतः जन्मजात सीखते हैं। और इन्होंने क्या कहा है, हमारे मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है। ठीक है, हमारे मस्तिष्क में क्या होता है, एक डिवाइस होता है, LAD। ठीक है, लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। ठीक है, भाषा अधिग्रहण यंत्र, भाषा अधिग्रहण यंत्र क्या होता है, भाषा अधिग्रहण यंत्र कहाँ होता है, हमारे मस्तिष्क में होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। LAD का सिद्धांत किसने दिया है, तो LAD का सिद्धांत दिया है किसने, नोम चोम्स्की ने। भाषा सीखना क्या होता है, जन्मजात होता है, इसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और हमारे मस्तिष्क में क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसके माध्यम से हम भाषा को ग्रहण करते जाते हैं और सीखते जाते हैं। और इन्होंने जो है दो प्रकार की भाषा सीखने की, दो प्रकार की संरचना बताई है। कौन कौन संरचना बताई है, एक सतही संरचना बताई है और दूसरी गहरी संरचना। ठीक है, क्या क्या बताया इन्होंने, एक सतही संरचना, एक दो प्रकार की संरचना बताई है, सतही संरचना, और दूसरा क्या बताया है, गहरी संरचना। ठीक है, दूसरा क्या होता है, गहरी संरचना, या इसको गहरी संरचना को हम कहते हैं सार्वभौमिक व्याकरण। क्या कहते हैं, सार्वभौमिक व्याकरण। ठीक, तो सार्वभौमिक व्याकरण सतही में क्या होता है, सतही में इसमें ध्वनियाँ होती हैं, ध्वनियाँ के माध्यम से, ठीक है, कुछ हम दूसरे की चीज़ों को, दूसरे की भावनाओं को क्या करते हैं, महसूस करते हैं। और जो गहरी संरचना में क्या होते हैं, जो शब्द होते हैं, ठीक है, उन शब्दों का प्रयोग करते हैं और उस शब्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं कि उनके शब्दों में क्या भाव है। तो इसको हम कहते हैं गहरी संरचना या सार्वभौमिक व्याकरण। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था, नोम चोम्स्की ने। ठीक है, भाषा इन्होंने क्या माना, भाषा सीखना जन्मजात क्षमता है। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा, मस्तिष्क में हमारे किस प्रकार की डिवाइस होती है, तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है। और सतही संरचना इन्होंने कहा है, और क्या कहा है, गहरी संरचना।
ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो है, देखिए बहुत ही आसान है, ठीक, बहुत आसान तरीके से पढ़ लीजिए जो है। यहाँ से एक एक नंबर के आपको प्रश्न आने की संभावना है, आएगा ही, संभावना क्या आएगा ही। तो चलिए जो है ये आप हम लोग का चौथा पार्ट समाप्त हुआ, ठीक है। बाकी जो 4 पेज का मैं PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे संतोष और साइकोलॉजी चैनल पे डाला हूँ, उसको पढ़ लीजिए, वह भी बहुत कारगर सिद्ध होगा, ठीक। निरंतर पढ़ते रहिए, कुछ पार्ट में और हम इसको जो है जल्दी से जल्दी सीटेट समाप्त कर देते हैं। मुझे पता है कि जो है आप लोगों के सीटेट का एग्ज़ाम शुरू हो गया है, लेकिन समय अभाव के कारण थोड़ा सा जो है स्थान परिवर्तन होने के कारण समय कम मिल पाया था, तब भी जो है प्रयास है जो है आप लोग को निश्चित सफलता मिलेगी जो है। बस जुड़े रहिए, बने रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए जो है, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए फिर अगले जो है क्लास में जो है कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, सीटेट के टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।